मैं विजयपाल सागर, आप देख रहे हैं बीटी सच। हम इस वक्त अंबेडकर भवन में हैं और आज 22 तारीख है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ संख्या में लोग हैं जो ईवीएम के विरोध में यहाँ पर आंदोलन करने आए हुए हैं। देखिए, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और ईवीएम के बारे में इनका क्या कहना है ये आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सर, क्या नाम है आपका? पायलट देवेंद्र साख, जनपद कासगंज से। अच्छा, आप जनपद कासगंज से आए हैं, यहाँ क्या करने आए हैं? आज हमें पता चला कि 22 फरवरी 2024 को जो हमारे दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, अति पिछड़े सभी समाज के लोगों का आज आह्वान किया गया है माननीय बामन मेश्राम जी की तरफ से और उदित राज जी की तरफ से, और हमारे आम आदमी पार्टी के गौतम जी हैं और भानु प्रताप जी और महमूद प्राचा जी की तरफ से कॉल दी गई थी। इससे पहले भी हम लोग 31 जनवरी को आए थे यहाँ पर और भारी संख्या में, लाखों संख्या में हम लोग आए थे। जो ईवीएम के माध्यम से जो चोरी की जा रही है वोटों की, तो इसको हम लोग पर्दाफाश करना चाहते हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए, जिससे कि जो आम आदमी है जिसको पता ही नहीं है कि ईवीएम का, जिसको ई नहीं पता है, तो वो उसको क्या पता कि उसका वोट डालने के बाद वोट जा कहाँ रहा है, वो किस सेव कहाँ पर हो रहा है। तो ये लोगों के बीच में शंकाएं हैं। इस शंका को दूर करने के लिए हम लोग एक पूरे भारत में जन जागरण अभियान भी चला रहे हैं और ये चुनाव आयोग से, भारतीय चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि जब 80% लोग इस देश के चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो उसकी ऐसी क्या जिद है जब 28 पार्टियां, जो विपक्षी दलों की 28 पार्टियां चाहती हैं कि ईवीएम से चुनाव न हो। केवल चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर ऐसी क्या, इसमें क्या ऐसा है कि वो जब पहले भी चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे और निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, तो हमें तो इसमें चुनाव आयोग की कुछ ऐसी भूमिका नजर आती है कि वो एक विशेष पार्टी को वो लाभ देना चाहता है। लाभ देना चाहता है। ईवीएम से किस तरीके से चोरी होती है ये बताना। ईवीएम की चोरी से ऐसा होता है कि इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है, मैं इंजीनियरिंग में पढ़ा था, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, उसमें हमें माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया जाता है जी। तो माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत चिप होती है, एक एम्बेडेड टेक्नोलॉजी होती है, एम्बेडेड। तो उसके अंदर ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और आपके कैपेसिटर और इसमें गेट होते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट, एंड गेट। तो इस तरह से ये क्या होता है, इसमें एक प्रोसेसर होती है जैसे C++, जावा, ओरेकल, इस तरह की .NET ये लैंग्वेज होती है, जिस तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। इसी तरह से अगर आप हम ये प्रोग्राम कर दें कि किसी जगह परमाणु बम, जो हमारे जो आजकल जो विस्फोट होते हैं उसमें एक टाइमर फिट होता है, इसी तरह से हमारी जो ईवीएम मशीन के अंदर ये क्लॉक लगी होती है, इसको बोलते हैं रियल टाइम क्लॉक। ये क्लॉक लगाने का कोई उसमें औचित्य नहीं है। अगर कैलकुलेटर है वो, तो कैलकुलेटर में आपने देखा होगा कि कभी क्लॉक नहीं लगाई जाती है। क्लॉक लगाने का उद्देश्य ये होता है कि अगर हमने ये प्रोग्राम डाल दिया कि 12 बजे से लेके 5 बजे तक या 4 बजे तक जो भी वोटिंग होगी उसका 50% टोटल वोटिंग का इस पर्टिकुलर पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये मैं मैनुअली करके दिखा सकता हूँ। ये आप करके दिखा सकते हैं, ये हम कंप्यूटर में करके दिखा सकते हैं। और आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, या IT से जो बीटेक करते हैं, जो बच्चे IIT के बच्चे हैं, वो कोई भी बच्चा बता देगा ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं जिस तरह से। तो ये सब बहुत आसान काम है। और यहाँ पर बैठ के अगर मंगल ग्रह पे हम अगर लैंड कर सकते हैं यान को, जब जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसकी वेबसाइट हैक हो सकती है, गृह मंत्रालय उसकी वेबसाइट हैक हो सकती है, तो ईवीएम क्या चीज़ है? ईवीएम तो बहुत उसका तो ना कोई कनेक्शन नहीं है, उसका इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं है, उसका किसी नेटवर्किंग नहीं है उसमें तो कैसे ये चोरी हो सकती है? मैं कह रहा हूँ जिस समय ईवीएम मैन्युफैक्चर की जाती है उसमें ईवीएम है क्या, एक तरह से एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, दो तरह का एक कम्बिनेशन है। हार्डवेयर से क्या मतलब है? हार्डवेयर में जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे रहते हैं उसको हार्डवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जब हमारा चिन्ह और कैंडिडेट का नाम, वो हम लोग जो प्राइवेट लोग आते हैं उसको क्या कहते हैं, उसमें चिन्ह और कैंडिडेट का नाम, नॉमिनेशन की जब तारीख ख़त्म हो जाती है
उसके बाद जितने लोग रह जाते हैं इलेक्शन में लड़ने के लिए, वो चीज़ उसको अपलोड किया जाता है। तो प्राइवेट लोग आते हैं, वो चुनाव आयोग के लोग नहीं होते हैं, वो लोग प्राइवेट होते हैं, और वो हर जिले में जाके जहाँ पर ये ईवीएम मशीन रखी रहती है स्ट्रांग रूम में, या जहाँ पर भी ये जो जिलाधिकारी महोदय होते हैं उनके अंडर में हर जिले में जो ईवीएम मशीन रखी रहती है, वहाँ पर वो अपने लैपटॉप के माध्यम से उसमें प्रोग्राम जब अपलोड करते हैं तो सब हेर फेर प्रोग्राम से होता है। तो प्रोग्राम तो बाद में लोड किया जाता है। हमको तो वो मशीन दिखा दी जाती है डेमो करके कि जिस मशीन को मतलब एक ओके मशीन आपने सही रख दी, लेकिन जो 19 लाख मशीनें चोरी हो गई हैं उनके अंदर क्या प्रोग्राम है और वो मशीन कौन सी कहाँ किधर शिफ्ट कर दी गई। आखिर सबसे ज़्यादा राज तो इसी में है। जरूरी थोड़ी कि हमें जो मशीन दिखाई जा रही है उसमें ना हो सकता ना गलती हो, कोई गलती ना हो, लेकिन जो और जो मशीनें हैं जिसमें प्रोग्रामिंग दी वो किसी को बता के नहीं अपलोड किया था, वो सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से प्राइवेट जो एम्प्लॉय होते हैं वो आके अपलोड करते हैं। तो सब हेर फेर वहीं पर होता है। चुनाव आयोग तो ये कहता है, दावा करता है कि हमारी मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो चुनाव हुए उसमें हुआ क्या था कि जो टोटल वोट पड़ा था, जैसे सपोज करो ये अभी अपनी जगह है, ये अंबेडकर भवन है, यहाँ पर कोई पोलिंग स्टेशन है, तो इस पोलिंग स्टेशन पर मान लीजिए 1000 पोलिंग का एक कोई बूथ है, और अगर यहाँ से 950 वोट यहाँ से पड़ा तो इसका रिकॉर्ड जाता है जिला निर्वाचन कार्यालय पर। तो 950 वोट पड़ा, लेकिन होता क्या है जब वोट खुलता है ईवीएम के अंदर तो वोट पता चला 1000 से भी ज़्यादा निकला। अभी इस तरह का नॉर्थ ईस्ट का एक उदाहरण आया, और खुद जो कैंडिडेट कई जगह छत्तीसगढ़ में एक दो जगह उदाहरण आए कि जैसे बीएसपी के जो कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट ये कह रहा है कि चलो मेरी पत्नी ने वोट नहीं दिया, मुझे मेरे बच्चों ने, लड़का लड़की ने वोट नहीं दिया, लेकिन जो कैंडिडेट कह रहा है मैंने तो अपना एक वोट डाला था, उसका वोट 0 निकला। तो शक यहाँ पर पैदा होता है कि कैंडिडेट का खुद का वोट जब नहीं निकलता है तो फिर ये हेरा फेरी नहीं तो क्या है? हेरा फेरी है जी। और अगला सवाल ये है कि अगर ये लोग ईवीएम नहीं हटाएंगे जी तो आप क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए जब कोई क्रांति होती है तो जितनी भी पूरी दुनिया में क्रांति हो, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, चाहे अफ्रीका में हो, हमेशा क्रांति जनता ने की है। हम लोग नेताओं के भरोसे नहीं बैठ सकते, इस देश को नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो जितने भी तख्ता पलट हुए हैं, जितने भी सिंहासन हिले हैं जो जनता ने उखाड़े हैं, तो जब जनता सड़क पर आ जाती है तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। तो जब इस देश से अंग्रेज चले गए, तो जब अंग्रेज़ों ने बहुत से लोगों को गोलियां मारी, फांसी लगाई, जब अंग्रेज इस देश को छोड़ कर चले गए, जनता जब खड़ी हो गई देश भारत देश की, तो ये मोदी जी हैं या इनका जो इन्होंने जो सिस्टम बना रखा है मीडिया के माध्यम से, जो गोदी मीडिया है, या इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी है, और प्लस इन्होंने चुनाव आयोग जो इनके कब्जे में है, तो ये सब जब जनता खड़ी हो जाएगी तो हर बूथ पर, और जनता ने मन बना लिया कि अगर उसकी बातों को नहीं माना जा रहा और चुनाव आयोग और बीजेपी ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना चाहती है, तो हो सकता है भविष्य में ये जो ईवीएम मशीनों को तोड़ने का एक अभियान शुरू हो जाएगा, और जो हो सकता है कि गांव में ही चुनाव अधिकारी ना घुस पाएँ, जो वोट डलवाने वाले अधिकारी है जो गांव में नहीं, हो सकता है चुनाव का ही बहिष्कार किया जाए। अरे वो चुनाव की बात कर रहे हैं आप, ईवीएम गांव-गांव जा करके दिखाई जा रही है अभी। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ, इससे ईवीएम 1984 में कांग्रेस से लेके आई थी, केरला में पहली बार जब चुनाव हुआ था तो कुछ बूथों पे ये इसका प्रैक्टिकल किया गया था। और ये हुआ क्यों था? जब मानवर कांसीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई, बीएस बामसेब बनाया, तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग अलग नहीं हैं। सच्चाई ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग एक ही हैं। जब बीजेपी सत्ता में आती है तो कांग्रेस छोड़कर लोग बीजेपी में जाते हैं, और जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो वही लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि उनको शासन चलाना होता है यहाँ के 85% लोगों का। तो जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी और बामसेब बना था, तो इन लोगों ने क्या किया था, इन्हों को ये डर लग गया था कि अगर ये बहुजन समाज जाग गया और ये शासन सत्ता में पहुंच गया तो ये अगले 100 वर्ष तक बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाती। तो ये ईवीएम के माध्यम से इन्होंने क्या किया, इनको अब जनता से वोट लेने की जरूरत नहीं है, ये सीधे सीधे ईवीएम से वोट लेते हैं। जनता चाहे कितना ही वोट डाल ले,
उसमें एक चिप होती है, उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका साइज होता है। उसमें आपने देखा मोबाइल हमारा है, उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है। मोबाइल मेमोरी कार्ड में हज़ारों नंबर सेव हो जाते हैं। तो ये तो बहुत आसान बात है, चिप में तो लाखों वोट इधर से उधर कर सकते हैं। तो ये सब कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है। और एक समय ऐसा आएगा, हम लोग जब अब ये चुनाव जो आप कह रहे हैं गांव में जा रहा है ईवीएम लेकर, चुनाव आयोग को डर है कि जनता हो सकता है कि ईवीएम गांव में आने ही न दे, तो इसलिए पहले से ही जो गांव के बेचारे लोग, किसान, गरीब मजदूर लोग हैं, उनको क्या बताने जा रहा है? उनको क्या पता ईवीएम के बारे में? ईवीएम जो लोग मांग रहे हैं, 50 ईवीएम इनसे मांगी गई थी, उनको तो ये ईवीएम दे नहीं रहे। लेकिन ईवीएम गांव में उन लोगों को दिखा रहे हैं। आज 40,000 मशीनें गाँव घूम रही हैं बैल। तो ये जनता का ही खर्चे से ही क्यों घुमा रहे हैं? जब जनता जाग गई तभी तो घुमा रहे हैं। इनको डर है, ये अपनी सफाई पेश करना चाह रहे हैं वोटों की चोरी के, नहीं हम नहीं कर रहे। और जब दुनिया के कम से कम अधिकतर जितने डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग, अधिकतर कंट्री में ईवीएम से चुनाव बैन कर दिया, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, कोरिया हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो। उससे एडवांस तो इंडिया है नहीं अभी तो विकसित देशों की श्रेणी में वो एडवांस कंट्री है। तो जब जापान, कोरिया और अमेरिका वो लोग जब चुनाव ईवीएम से नहीं करा, जबकि ईवीएम उन्होंने बनाई थी, उन्होंने उसकी खोज है। भारत में जितना हार्डवेयर आता है वो आपका चाइना से आता है, ताइवान से आता है, जापान से आता है, कोरिया से आता है। हमारे इंडिया में तो कुछ बनता नहीं है। नोएडा में तो और दिल्ली एनसीआर में तो केवल असेंबलिंग होती है। माइक्रो प्रोसेसर की चिप, ये सब कुछ तो फॉरेन में ही बनता है। और हमारी मतलब ये सब कुछ, और उसमें सबसे बड़ी बात ये देखो कि भारतीय जनता पार्टी की 7 डायरेक्टर है, उसमें तो 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से 7 मेंबर ऑलरेडी जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो लोग ऑलरेडी उसमें बैठे हुए हैं। तो जब मैन्युफैक्चर बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं तो फिर चुनाव निष्पक्ष कैसे हो जाएगा? निष्पक्ष नहीं होगा। मोदी जी बोलते हैं 400 पार, वो क्यों बोलते हैं? इनको ऐसा कौन सा ये ज्योतिषी है जो पहले से पता, जब पिछली बार बोले थे अब की बात 300 पार तो 303 आया, अब की बोल रहे 400 पार। जब ज़्यादा हंगामा हुआ तो बोलने लग गए कि 370 आएगा। नहीं, 370 धारा लागू और 30 इन्होंने बोला हमारे सहयोग मिला के 400 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये इनको पहले से पता चल जाता है। तो ये अगर ये 2024 में जीतते हैं तो ये जान लीजिए, ये चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, और चाहे आपका चुनाव आयोग हो, हर जगह आरएसएस और बीजेपी के लोग बैठ जाएंगे और ये पूरी तरह से पूरे इसको डेमोक्रेसी को कब्जा करने का काम करेंगे। क्या इस आंदोलन में 3% लोग भी शामिल होंगे क्या? 3% आप लोग उनके जिनका एंटीना लगा होता है उनकी आप बात कर रहे हैं? हाँ, एंटीना। हाँ, तो एंटीना धारियों की बात कर रहे हैं आप, जो तिलक लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग अवसरवादी लोग हैं, वो हमारा क्यों सहयोग करेंगे? और वो आज से नहीं, जब इस देश में मुगल आए थे तो उनके भी राज दरबारी हुआ करते थे ये लोग, उनके भी, और अंग्रेजों के पिट्ठू हुआ करते थे और यही दलाली का काम करते थे। ठीक है, इंडिया गेट पे जो नाम लिखे है, या तो हिंदू जो ये कहते हैं ना हिंदुओं के नाम पे वोट लेते हैं, एक भी आरएसएस बीजेपी का कोई भी आदमी 1925 में आरएसएस बनी थी तब से लेकर आज तक इंडिया गेट पे जितने भी नाम लिखे हैं तो या तो मुसलमानों के, या दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के नाम लिखे हैं, जिन्होंने फांसी लगी उनके शहीदों के नाम लिखे हैं। आरएसएस बीजेपी कोई आदमी किसी का इंडिया गेट पर नाम नहीं लिखा। अरे लोग तो ये भी कह देते हैं चरखे से आज़ादी आई है। चरखे से आज़ादी आई है? चरखे से आज़ादी आती तो इतने लोगों को फांसी क्या जरूरत थी? ठीक है, ये वो लोग हैं जो लोग, आपको पता है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इसमें लाखों, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने कितनी परेशानियां उठी, लेकिन जो चालाक लोग होते हैं वो असली बात को दबा दिया करते हैं। ठीक है, और उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, उससे एक बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। आप आज देख रहे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर, सभी बॉर्डरों पर किसान बैठा हुआ है, तो ये एमएसपी नहीं दे रहे। ठीक है, और आरक्षण ही खत्म करते जा रहे हैं, हर विभाग को प्राइवेट करते जा रहे हैं। हर जगह सब में था, कहीं 12,000 14,000 पर कोई किसी घर परिवार चल सकता है क्या? और इनकी तनख्वाह देखिए आप, ये अडानी अंबानी देखो आप जो हमारे छत्तीसगढ़ है वहाँ जंगल काटे जा रहे, हसदेव के जंगल, वो कोयले की खातिर, और जल जंगल जमीन पे आदिवासियों का अधिकार होता है। तो इस देश में ये क्या होने वाला है, एक पता नहीं, जल्दी देखना है, बहुत बड़ी क्रांति होने की उम्मीद है। और उसके बाद जिस तरह से अंग्रेज़ों को हम लोगों ने इस देश से भगाया,
उसी तरह से ये भी मैं तो कहता हूँ ये विदेशी आ रहे हैं, इनको भी एक दिन, अरे आप किन को विदेशी बोल रहे ये हैं? 3% लोगों की जो मैं बात कर रहा हूँ इनको भी विदेश, 3% लोग कौन लोग? वही एंटीना धारी की जिनकी बात जो आज शासन सत्ता में, और एंटीनाधारी बोल रहे हैं हाँ उनको। एंटीना धारी वो जो आज शासन सत्ता में बैठे, तिलक लगाते, जो मंदिरों में कब्जा बैठे हैं, जो मीडिया में कब्जा करके बैठे हैं, जो शासन सत्ता में बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, जब गटर में उतरने का काम आता है तो किसी बाल्मीकि को या किसी दलित को उतरना पड़ता है। वहाँ पर आरक्षण क्यों नहीं लेते? मंदिरों में 100% इनका आरक्षण है, तो आप जान लीजिए मंदिरों में कौन बैठा हुआ है? 10 लाख मंदिर है भारत के अंदर, उनमें कौन बैठा हुआ है? तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। अगर आप समझदार हैं तो जनता समझदार है, जनता सब समझ गई होगी। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो लोग ओबीसी के हैं उनको आरक्षण दिखाई नहीं देता है, परंतु उनको मंदिर दिखाई देता है। देखिए, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अक्सर इस जाल में फंस जाते हैं? देखो मीडिया में आप ये देख रहे हैं, जब कुंभ का मेला लगता है आपने देखा होगा, तो कुंभ के मेले में 10,000 करोड़ का बजट आता है। कुंभ के मेले के लिए 10,000 करोड़ का बजट आता है। अयोध्या का जब जो दिवाली मनाई जाती है तो कई सैकड़ों करोड़ का बजट आता है। लेकिन जब कहीं मेडिकल कॉलेज खोलना होता है, जब कहीं यूनिवर्सिटी खोलनी होती है, या जो प्रोफेसरों के पद खाली, असिस्टेंट प्रोफेसर और रीडर के पद खाली पड़े हैं, उनके लिए इनके पास पैसा नहीं है। अभी आपने देखा 8,500 पुलिस की भर्ती होनी थी, उसमें आपने देखा ये जो पेपर लीक हो जाता है, ये पेपर लीक हुआ नहीं, जानबूझ के करा गया है। जानबूझ के करा गया। अरबों रुपया बच्चों से लूट लिया और बच्चे धक्के खाते रहे, कोई इलाहाबाद, कोई बनारस, कहीं गोरखपुर, कोई कहीं, पूरे बच्चे भटकते रहे और अरबों रुपया सरकार ने ले लिया फार्म भरवाने के नाम पे, और लास्ट में इन्हीं के लोगों ने पर्चा लीक करा दिया और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसी में चलता रहेगा और बच्चों का भविष्य बर्बाद होता रहेगा। और ये दिखाना भी कह रहे हैं हम नौकरी दे रहे हैं, लेकिन असली चाहिए, ये चाहते पिछड़ों को, दलितों को, माइनॉरिटी के लोगों को अगर ये नौकरी मिल जाएंगे, इनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, जो पढ़ेगा इंडिया तो फिर सवाल करेगा इंडिया। तो ये चाहते हैं कि अनपढ़ रहे इंडिया तो सवाल नहीं करेगा इंडिया। इंडिया की बात कर रहे हैं या दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं? मैं भारत के लोगों की बात कर रहा हूँ। इंडिया में तो वो लोग हैं जो सीबीएसई, जिनके बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, जिनमें आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, जिनके कॉन्वेंट स्कूल है। मैं तो चाहता हूँ देश में समान शिक्षा लागू हो। जिस अगर गांव का बच्चा जो किताब पढ़ता है वो यहाँ पे कॉन्वेंट में, जो दिल्ली में पढ़ने वाला बच्चा डीपीएस में पढ़ता है, वही किताब उसको पढ़ाई जाए। जब हमारा बच्चा यूपी बोर्ड में पढ़ेगा, बिहार बोर्ड में पढ़ेगा, और यहाँ का बच्चा इनका सीबीएसई बोर्ड में पढ़ेगा, तो आईआईटी की जब परीक्षा होती है और जब नीट की परीक्षा होती है वो सीबीएसई बोर्ड से कराई जाती है, और हमारा बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ के आता है। तो हम तो कहते हैं कि आईआईटी की परीक्षा हो, चाहे मेडिकल के एग्जाम हो, जैसे जो हमारे दिव्य कीर्ति सर हैं जो दृष्टि कोचिंग चलाते हैं, उन्होंने कहता है कि क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा होनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छी तरह से परीक्षा को फाइट कर सके। ठीक है, वो भी तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो राहुल संकृतर भी थे, केदारनाथ पांडे, तो वो बहुत बड़े बौद्धिस्ट थे। उन्होंने क्या लिख दिया? ब्राह्मण तो पुण्य प्रसून वाजपेयी भी है, ब्राह्मण तो रवीश कुमार भी है। तो इनको ब्राह्मण से मतलब नहीं है, इनको विचारधारा से मतलब, जो इनकी विचारधारा के विपरीत जाता है, जो उसका विरोध करते, भले ही उनका सगा भाई क्यों ना हो।